राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। 1862 उम्मीदवारों का चुनावी भाग्य ईवीएम में बंद। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहा है। सभी श्रमिकों की हालत स्थिर। दोहा में विद्या पिल्लई ने वर्ल्ड 6 रेड विमेन स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंची। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान आज छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। राज्य की कुल 200 सीटों में से 199 सीटों पर वोट डाले गए। श्री करणपुर विधानसभा सीट पर एक प्रत्याशी के निधन के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया। शाम 6 बजे तक करीब 69% मतदान की खबर है। जैसलमेर के पोखरण में 81% से अधिक और अलवर के तिजारा में 80% से अधिक मतदान हुआ है। डूंगरपुर के आसपुर विधानसभा सीट की दामड़ी बूथ पर 103 वर्ष की महिला ने, जबकि चित्तौड़गढ़ के बेंगू विधानसभा सीट पर एक मतदान केंद्र पर 101 वर्ष की बुजुर्ग महिला ने वोट डालकर लोकतंत्र के प्रति आस्था जताई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। वोटिंग समाप्त होने के साथ ही कई दिग्गज नेताओं समेत कुल 1862 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया है। इनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़, प्रतिपक्ष के उपनेता सतीश पूनिया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट, रघु शर्मा और हरीश मीणा, हरीश चौधरी, भाजपा के सांसद बालकनाथ राज्यवर्धन राठौड़, नरेंद्र कुमार, किरोड़ीलाल मीणा, दिया कुमारी, भागीरथ चौधरी और देवजी पटेल के नाम प्रमुख है। इस चुनाव में मतदाताओं के जोश और मतदान के आंकड़ों को देखकर लग रहा है कि इस बार वोट डालने के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ मतदाता एक नई इबारत लिखेंगे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन देकर प्रशासन द्वारा जानबूझकर मतदान धीमा करवाने की शिकायत दर्ज कराई है। उधर तेलंगाना में चुनाव प्रचार चरम पर है। प्रचार के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता प्रचार में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के कामारेड्डी में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो वो अपने सभी वायदों को पूरा करेगी। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा ने सत्ता में आने पर पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने का वायदा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा एकमात्र पार्टी है जो गरीबों के हितों की रक्षा करती है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के अलावा पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी प्रचार में जुटे हुए हैं। इस बीच भारत राष्ट्र समिति सरकार प्रमुख के चंद्रशेखर राव 100 निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार पूरा कर रहे हैं। राज्य की 119 सीटों के लिए बृहस्पतिवार को मतदान होगा। एक रिपोर्ट। तेलंगाना में 2 राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की जनसभाएं, चुनाव रैली, रोड शो और घर घर प्रचार अभियान से चुनाव प्रचार तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन प्रचार अभियान में भाग लेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने प्रत्याशियों के समर्थन में मुशीराबाद में रोड शो किया। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भारत राष्ट्र समिति के नेता हरीश राव और के तारक राव ने रोड शो किया। 30 नवंबर को राज्य की सभी 119 विधानसभाओं में मतदान होगा। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 107वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित की जाएगी और आकाशवाणी समाचार वेबसाइट, न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप तथा नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। इसका आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण
मंत्रालय के YouTube चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट कृपया ध्यान दें। निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए फॉर्म ITR 7 में अपनी टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख अब 31 अक्टूबर 2023 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2023 कर दी गई है। निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए अपनी ITR 7 30 नवंबर 2023 तक अवश्य फाइल करें। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। ये आकाशवाणी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने का अभियान अब भी जारी है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार सुरंग के अंदर मजदूरों की हालत स्थिर है। प्राधिकरण के सदस्य सैयद अता हसनैन ने आज बताया कि कोशिश की जा रही है कि सुरंग के अंदर बनाए गए 47 मीटर लंबे रास्ते में कोई बाधा न आए। श्री हसनैन ने कहा कि तकनीकी कारणों से ऑगर ड्रिलिंग रोक दी गई है। ऑगर जिसके ऊपर अभी तक पूरा दारोमदार था, हॉरिजॉन्टल एक्सेस हम बना रहे थे सिलक्यार की तरफ से, जो हम कोशिश कर रहे थे अंदर जाने की, मलबे के अंदर 62 मीटर 63 मीटर, उसके अंदर कुछ बाधाएं आ गई हैं अब। और ऑगर जो है उसमें आगे के हिस्से में कुछ टूट पड़ी, उसको काट के अब निकालना पड़ रहा है। और काटने के लिए एडवांस्ड मशीनरी जो है वो चाहिए। वो मशीनरी भी अब इंडियन एयरफोर्स ने अलग जगह से एयरलिफ्ट की है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया है कि बिजली के उपकरणों की मदद से खुदाई की जाएगी। सुरंग के ऊपरी भाग से सीधे ड्रिलिंग करने के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है। सैयद अता हसनैन के अनुसार बाद में ड्रिफ्ट तकनीक पद्धति का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने फंसे श्रमिकों से बातचीत कर उनके हालचाल की भी जानकारी दी। श्री धामी ने कहा कि सभी एजेंसियां समन्वय के साथ बचाव कार्य में जुटी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन है, ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों में और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चल रहा है। जो भी समय लगेगा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल मॉर्निंग तक ये जो है मशीन पूरी निकल जाएगी और निकलने के बाद मैनुअली और आगे बढ़ेंगे। और अंदर जो लोग हैं, गब्बर सिंह, सबा अहमद और सर्वियर मिश्रा, उन सभी से मेरी अभी बात हुई है। सबके हौसले बिल्कुल मजबूत हैं, वो सभी स्वस्थ भी हैं। दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2008 में टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी है। 5वें दोषी को 3 वर्ष की कैद की सजा दी गई है। कल अदालत ने इस मामले पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सौम्या विश्वनाथन एक प्रख्यात अंग्रेजी न्यूज चैनल में काम करती थी और 30 सितंबर 2008 को दक्षिण दिल्ली में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्या का उद्देश्य लूट बताया है। देश में मेक इन इंडिया को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। प्रधानमंत्री तेजस के उत्पादन की प्रगति की समीक्षा के लिए बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के संक्षिप्त दौरे पर थे। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पर तेजस विमान में उड़ान भरने के अनुभव को अतुल्य बताया। भारतीय वायुसेना ने 83 तेजस विमानों की खरीद प्रक्रिया आरंभ कर दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री की तेजस उड़ान स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ावा देने में देश की शक्ति का प्रतीक है। श्री ठाकुर ने कहा कि यह देश की तकनीकी उन्नति में निर्णायक क्षण है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आर्थिक प्रगति के साथ ही सामाजिक प्रगति भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने तिरुवनंतपुरम में इमर्जिंग भारत ग्रोइंग केरल बिजनेस कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि भारत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेज गति से बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि केरल को तेज प्रगति और विकास का लक्ष्य हासिल करने के लिए विशाल मानव संसाधन तैयार करना चाहिए और उन्हें एक साथ रखना चाहिए। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देबू सिंह चौहान ने आज गुजरात के अहमदाबाद में हमफेस्ट 2023 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने भूकंप और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों की सहायता करने में हम रेडियो की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के सभी प्रयास करेगी कि देश के हर गांव में कम से कम एक हम रेडियो ऑपरेटर उपलब्ध हो। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं।
नई सोच नई कहानी और रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी का सिलसिला अब शुरू हो चुका है हर बुधवार सुबह 9 बजे से। इस कार्यक्रम से जुड़ी बातें या आपके फीडबैक का हमें रहेगा इंतजार। आप हमें व्हाट्सएप या मैसेज करें 9289094044 पर। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केरल में कोच्चि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के परिसर में आज शाम भगदड़ होने से 4 छात्रों की मौत हो गई और 40 से अधिक छात्र घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ये भगदड़ उस समय हुई जब विश्वविद्यालय वार्षिकोत्सव में एक सभागार में संगीत कार्यक्रम चल रहा था। शुरुआती सूचना के अनुसार भारी बरसात के बाद ठसाठस भरे सभागार में कुछ और लोग घुसने का प्रयास कर रहे थे। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम के पहले दिन कल गजा से कुल 24 बंधक रिहा किए गए। इनमें 13 इजरायली, 10 थाईलैंड और एक फिलीपीन नागरिक है। हमास ने बंधकों को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस को सौंपा है। दूसरी तरफ कतर की पहल पर हुए इस समझौते के अंतर्गत विभिन्न आरोपों में कैद महिलाओं और बच्चों सहित 39 फिलिस्तीनी भी छोड़े गए। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा है कि हमास अगर और बंधक छोड़ेगा तो संघर्ष विराम आगे बढ़ाया जा सकता है। इस समझौते के अंतर्गत 4 दिन में हमास को कम से कम 50 बंधक छोड़ने हैं, जबकि इजरायल को 150 से अधिक फिलिस्तीनी कैदी रिहा करने हैं। गोवा में 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट डेब्यू फीचर फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर श्रेणी में 7 फिल्में नामित की गई हैं और इनका प्रदर्शन किया जा रहा है। महोत्सव की इस श्रेणी में नए फिल्म निर्माताओं को और उनकी फिल्मों को प्रोत्साहन मिलता है। इस श्रेणी में देश और विदेश की फिल्में शामिल हैं। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चीन मास्टर्स टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में चीन के ही जिंगटिंग और रेन जियांग यू की जोड़ी को 21-15, 22-20 से हराया। फाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी का मुकाबला चीन के लियांग वेइकेंग और वेंग चेंग की जोड़ी से होगा। भारत के विद्या पर्लई ने दोहा में विश्व 6 रेड महिला स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में विद्या ने अपने ही देश के अनुपमा रामचंद्रन को 4-1 से हराया। विद्या ने सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की वाई यूलू को 4-3 से हराया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मैच कल तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। विशाखापत्तनम में बृहस्पतिवार को पहले मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बनाई हुई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC नमो भारत ट्रेन के यात्रियों के लिए एक फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। इस प्रतियोगिता का विषय लाइफ इन RRTS थ्रू माई लेंस है। यात्री इस प्रतियोगिता के माध्यम से अपनी फोटोग्राफी प्रतिभा को प्रदर्शित कर पुरस्कार जीत सकते हैं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ईमेल ID pr@ncrtc.in पर 20 दिसंबर तक प्रविष्टियां भेजी जा सकती हैं। प्रतियोगिता का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को रैपिड ट्रांजिट सिस्टम स्टेशनों और नमो भारत ट्रेनों की यात्री केंद्रित सुविधाओं के बारे में जानकारी देना है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू तवी रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक बनाया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत इसके आधुनिकीकरण में 2 अरब 15 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। हवाई अड्डे की शैली में विकसित किए जा रहे इस स्टेशन की 2 इमारतें होंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। 1862 उम्मीदवारों का चुनावी भाग्य EVM में बंद। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहा है। सभी श्रमिकों की हालत स्थिर। दोहा में विद्या पर्लई ने वर्ल्ड 6 रेड वीमेन स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।